हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम देखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम। फैराडेज टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर, तो फैराडे ने अपने विद्युत अपघटन के दो नियम दिए थे। तो इसका प्रथम नियम देखते हैं, फर्स्ट लॉ। The amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte और solution। यानी कि इसका प्रथम नियम है कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर विद्युत अपघटित होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर हम विद्युत धारा जितनी प्रवाहित करेंगे उतनी ही मात्रा में पदार्थ मुक्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, यानी कि फैराडे का प्रथम नियम। एक बार फिर से बता देती हूँ। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytes। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रोड के ऊपर उत्पन्न होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो ये हो गया हमारा प्रथम नियम। अब हम देखते हैं द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। यानी कि वो एटॉमिक मासेस ऑफ मेटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द केटायन। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, यानी कि विभिन्न पदार्थों के, अलग अलग पदार्थों की मात्रा उसमें प्रवाहित, यदि समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। यानी कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weights। यानी किसी भी अलग अलग पदार्थों में के विलयन में यदि समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। यानी कि Q = IT होता है। ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी देख चुके हैं। तो ये फैराडे के हमारे दो नियम हो गए। अब हमारे लिए नया टॉपिक आता है यहाँ पे, बैटरीज। तो बैटरी, एनी बैटरी एक्चुअली इट में हैव वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज। तो बैटरी होती क्या है पहले तो यदि हम एक या एक से अधिक सेलों को एक दूसरे के साथ श्रेणी में कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। और सेल, या तो इसमें क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। दैट वी यूज़ एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो बैटरी का उपयोग करते हैं हम सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो देता है। इज़ बेसिकली अ गैल्वेनिक सेल वेयर द chemical energy of the redox reaction is converted into electrical energy। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया होने के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल के माध्यम से होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बैटरी। तो बैटरी क्या होती है, वो एक या एक से अधिक सेलों को श्रेणी में जोड़ने पर प्राप्त होती है और इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब बैटरी के प्रकार,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैटरीज, यानी कि यहाँ पे बैटरी के दो प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी बैटरी, दूसरी सेकेंडरी बैटरी, यानी प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी होती है। दो प्रकार की बैटरी है ये। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं हम प्राइमरी बैटरीज। तो प्राथमिक बैटरी क्या होती है? इन द प्राइमरी बैटरीज द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। तो यहाँ पे प्राइमरी जो प्राथमिक बैटरी होती है वो क्या होती है कि इसमें अभिक्रिया होती है पर एक ही बार, और उस अभिक्रिया के बाद में वो एक ही समय उसी समय के लिए वो चलती है, उसके बाद में वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है और उसका कोई उपयोग पर पुनः नहीं कर सकते हैं। तो ये हमको समझ में आ गया है कि प्राइमरी बैटरीज क्या है। चलिए अब हम देखते हैं द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज़ द ड्राई सेल is also known as Leclanche cell after its discover, which is used commonly in our transistors and clocks। तो हम इससे बहुत अच्छे से अवगत हैं क्योंकि इस तरह के शुष्क सेलों का उपयोग हम लेक्लांचे सेल में करते थे, उसके बाद में इसका सामान्य उपयोग हम करते हैं ट्रांजिस्टर में और क्लॉक में, यानी कि घड़ी में। The cell consists of a zinc container that also act as anode। तो अब इसमें जिंक के कंटेनर में जिंक का जो लेते हैं हम इलेक्ट्रोड, वो क्या करता है, एनोड की तरह कार्य करता है। कैथोड इज ए कार्बन ग्रेफाइट रॉड। कैथोड क्या होती है, कार्बन की बनी हुई रॉड होती है जिसमें ग्रेफाइट होता है। रॉड सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैंगनीज ऑफ डाइऑक्साइड एंड कार्बन। तो इसमें जो ये हमारा कैथोड होता है वो किससे घिरा होता है, पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 और कार्बन से घिरा होता है। प्राइमरी बैटरीज In the primary batteries, the reaction occurs only once, and after use over a period of time, battery becomes dead and cannot be reused। तो हमने जैसे देखा कि प्राथमिक जो बैटरी होती है, प्राथमिक सेल में रिएक्शन तो होती है एक ही बार और उसके बाद में वो बैटरी पुनः काम में नहीं आती है, एक निश्चित समय के लिए कार्य करती है, उसके बाद में वो डेड हो जाती है और उसका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। The most familiar example of this type of is the dry cell, is also known as Leclanche cell after its discoverer, which is used commonly in our transistor and clocks। तो हम जैसे कि हमारे घर में रेडियो, घड़ियाँ वगैरह में उपयोग करते हैं शुष्क सेल, ड्राई सेल, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसे हम लेक्लांचे सेल कहते हैं, और इसका उपयोग ट्रांजिस्टर, रेडियो जैसी चीज़ों में, टॉर्च वगैरह में हम करते हैं। वो एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। द सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर दैट ऑल्सो एक्ट एज अ एनोड एंड द कैथोड इज कार्बन रॉड सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जिंक की क्या होती है, रॉड होती है, वो एनोड की तरह कार्य करती हैं और उसके आसपास कार्बन ग्रेफाइट की रॉड जो कि पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन से घिरी होती है, वो कैथोड का कार्य करती है। द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज फिल्ड बाय अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो उसके आसपास की जो बीच की जो जगह होती है इलेक्ट्रोड के आसपास की, उसमें मॉइस्चर यानी नमी वाला अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को भरा जाता है। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड में जो रिएक्शन होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसे हम देखते हैं कि एनोड पर होने वाली रिएक्शन है जिंक सॉलिड गिव्स Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से कैथोड पर होती है MnO2 + NH4+1 प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी MnOOH + NH3। तो ये हमारा रिएक्शन हो गई एनोड और कैथोड के ऊपर जो होती है वो।
In the reaction at cathode, manganese is reduced from the 4 oxidation state to the +3 state। तो यहाँ हमने इस अभिक्रिया में देखा कि कैथोड के ऊपर मैंगनीज जो होता है उसकी 4 संयोजकता होती है जो कि 3 संयोजकता में परिवर्तित होती है, और अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन फॉर्म्स a complex with Zn+2 to give ZnNH3 4। The cell has a potential of nearly 1.5 volt। तो ये जो हमारा सेल होता है इसका जो पोटेंशियल होता है वो 1.5 वोल्ट होता है, यानी एक सेल हमें 1.5 वोल्ट पोटेंशियल प्रदान करता है। मर्क्यूरी सेल suitable for low current device like hearing aids, वॉचेस एट्सेट्रा, जिसमें हमें कम पावर की, कम करंट की ज़रूरत होती है। वैसे जो सेल होते हैं हमारे छोटे, जिसको हम घड़ियों में और सुनने वाले उपकरणों में उपयोग में लाते हैं, वो होते हैं मर्क्यूरी सेल। उसमें क्या होता है, द कंसिस्ट ऑफ जिंक मर्क्यूरी अमालगम एज एनोड एंड अ पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन एज द कैथोड। तो यहाँ पे हमारा जो हम देखते हैं तो जिंक और मर्क्यूरी का अमालगम की तरह कार्य करता है जो कि एक एनोड होता है, और उसके आसपास में HgO मर्क्यूरी ऑक्साइड और कार्बन लगा होता है, वो कैथोड की तरह कार्य करता है। द इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ पेस्ट ऑफ KOH एंड जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पे विद्युत अपघट्य के रूप में हमारे पास में KOH और ZnO होता है। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर द सेल आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो निम्नानुसार होती है। जिंक Hg यानी जिंक अमालगम का एनोड +2OH। तो अब यहाँ से हमारा क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड H2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो रही है। और कैथोड पे HgO + H2O +2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे Hg लिक्विड है हमारा और 2OH माइनस आयन बनते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, लिए गए हैं, इसलिए ये कैथोड है। द ओवरऑल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन देखें हम तो जिंक Hg + HgO गिव्स ZnO + Hg। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हमारी पूरी सेल रिएक्शन है। द सेल पोटेंशियल इज़ अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ट। तो इसका जो सेल पोटेंशियल होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ट एंड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो यहाँ पे जो 1.5 वोल्ट है और उस वो कैसा रहता है, स्थिर रहता है। इट्स लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, तो उसके पूरे लाइफ में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो यहाँ देखिए हमारा एक अल्कलाइन बैटरीज है जिसमें एनोड जिंक प्लस KOH की नीचे दिखाई दे रही है, ऊपर कैथोड है जो कि MnO2 प्लस ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस सेल को देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी बैटरीज और सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी recharged by passing current through it in the opposite direction so that it can be used again। तो जो सेकेंडरी यानी द्वितीयक बैटरी होती है उसका उपयोग हम पुनः कर सकते हैं, उसके लिए हमें उसको पुनः चार्ज करना होता है। चार्ज करते हैं तब हमारा क्या होता है, इट इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन, तब वो उल्टी दिशा में करंट जाता है और बैटरी चार्ज हो जाती है और उसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। अ गुड सेकेंडरी सेल कैन अंडरगो अ लार्ज नंबर ऑफ डिसचार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल। तो यहाँ पे जो हमारी अच्छी गुड सेकेंडरी सेल होते हैं वो क्या करते हैं, अधिक मात्रा में वो डिस्चार्ज होते हैं और चार्ज भी होते हैं। ये साइकिल बहुत अच्छे से उनका चलता रहता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट secondary cell is the lead storage battery commonly used in automobiles and inverters। तो हम जानते हैं कि सबसे
महत्वपूर्ण और उपयोगी हमारी है वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, लेड संग्राहक सेल। इसका उपयोग हम अधिकतर करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और इन्वर्टर में। इट कंसिस्ट ऑफ अ लेड एनोड एंड अ ग्राइड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो लेड का एनोड होता है और उसके ग्रिड में लेड डाइऑक्साइड रखा होता है एज कैथोड। वो कैथोड का कार्य करता है। अ 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे हमारा 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन क्या कार्य करता है, वो इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। द सेल रिएक्शन व्हेन द बैटरी इज इन यूज आर गिवन बिलो। तो इस सेल में होने वाली जो अभिक्रिया है वो क्या होती है वो देखें। एनोड के ऊपर PbS प्लस SO4 माइनस 2 गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं एनोड के ऊपर। कैथोड पे होता है PbO प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं यानी कि ये रेड अपचयन अभिक्रिया होती है यानी कि रिडक्शन होता है। दैट्स ओवरऑल सेल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ कैथोड एंड एनोड रिएक्शन इज Pb प्लस 2 सॉरी। तो यहाँ पे होने वाला जो ओवरऑल रिएक्शन है वो देखते हैं। तो Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 2H2SO4 gives 2PbSO4 solid plus 2H2O liquid. On charging the battery, the reaction is reversed and PbSO4 solid on anode and cathode is converted into Pb and PbO2. तो यहाँ पे जब चार्ज करते हैं बैटरी तो रिवर्स यानी उल्टी दिशा में अभिक्रिया होती है और PbSO4 एनोड एंड कैथोड कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट होते हैं, Pb एंड PbO2 में कन्वर्ट होते हैं। तो ये हमारा द्वितीयक सेल है। तो द्वितीयक सेल का ये चित्र देखिए, लेड स्टोरेज सेल है। इसमें यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा है हमें। ओपन टू ऐड वाटर या वाटर ऐड करने के लिए होल दिया हुआ है और H2SO4 और वाटर इसके बीच में भरा जाता है। पॉजिटिव प्लेटेड जो होती है प्लेट्स वो होती है लेड ग्रिल्स फिल्ड विथ PbO2। जो PbO2 से भरी हुई जो ग्रिल्स होती हैं वो एनोड का कार्य करती है। बीच में सेपरेटर भी दिखाई दे रहे हैं हमें। और नेगेटिव प्लेट्स जो होती है वो लेड ग्रिल्स फिल्ड विथ स्पंजी लेड, उसमें स्पंजी लेड भर करके इसको हम सेपरेटर से अलग कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज़ द निकल कैडमियम सेल। तो जो दूसरा सेल होता है वो होता है निकल कैडमियम सेल होता है विच हैज़ लॉन्गर लाइफ। उसके जो आयुष्य होती है वो लंबा होता है देन द लेड स्टोरेज सेल, यानी लेड संग्राहक सेल से वो अधिक लंबे समय तक चलते हैं। बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, लेकिन उसको बनाना बहुत ही महंगा होता है। द ओवरऑल रिएक्शन ड्यूरिंग द डिस्चार्ज इज इस सेल में होने वाला जो रिएक्शन है वो होता है कैडमियम सॉलिड प्लस NiOH twice solid gives CdO solid NiOH twice solid plus H2O liquid। तो ये हमारा कौन सा सेल था, सेकेंडरी सेल ही है जिसको हम निकल कैडमियम सेल बोलते हैं। लेकिन ये महंगा होने के कारण इसका उपयोग बहुत कम होता है। एक आता है हमारा फ्यूल सेल, गैल्वेनिक सेल्स दैट आर designed to convert the energy of combustion of fuel like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into electrical energy are called fuel cell। तो फ्यूल सेल क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल की तरह ही डिज़ाइन किए हुए होते हैं जिसमें दहन के द्वारा, जैसे कि किसका दहन, हाइड्रोजन, मेथेन, मेथेनॉल, डायरेक्टली इसमें परिवर्तित होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसे हम कहते हैं फ्यूल सेल। वन
The most successful fuel cells use the reaction of हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो यहाँ पे हम फ्यूल का उपयोग करते हैं। सक्सेसफुली फ्यूल सेल जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जो पानी बनाते हैं। इन द सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स इनटू कॉन्सेंट्रेटेड एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर कार्बन के जो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि पोरस होते हैं वो बबल उत्पन्न करते हैं। वो बबल किसके होते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बबल्स उत्पन्न करते हैं। कैटालिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल आर incorporated into the electrodes for increasing the rate of electrode reaction। तो यहाँ पे कैटालिस्ट की तरह बिल्कुल फाइनली डिवाइडेड यानी कि प्लेटिनम या पैलेडियम मेटल का उपयोग किया जाता है जो क्या कार्य करते हैं? इलेक्ट्रोड में इंक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन, जो रिएक्शन के वेग में वृद्धि करते हैं। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर गिवन बिलो। तो रिएक्शन कौन सी होती है? कैथोड। कैथोड पर O2 गैस प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH एक्वेस। इसी तरह से एनोड के ऊपर होता है 2H2 प्लस 4OH एक्वेस गिव्स 4H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन इज 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। द सेल रन्स कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट आर सप्लाइड। जब तक हम क्रिया कारकों को अंदर सप्लाई करते रहते हैं, देते रहते हैं, तब तक ये सेल निरंतर रूप से चलता रहता है, लंबे समय तक चलता है। फ्यूल सेल्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी विद अ एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70% कंपेयर्ड टू थर्मल प्लांट्स whose efficiency is above 40%। तो यहाँ पे फ्यूल सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है उसकी दक्षता 70% करीब होती है, जो कि उसकी क्षमता हम दूसरों से करें तो वो 40% होती है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल देखिए यहाँ पे वाई इसमें पोरस मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, एनोड और कैथोड दिखाई दे रहे हैं। H2 गैस को एक तरफ से डाला जाता है और बाहर से क्या निकलता है? एक तरफ से O2 गैस डाली जाती है और ऊपर H2 और O2 और H2O गैस बाहर आ जाती है। इसका जो वोल्टेज होता है वो होता है 1.23 वोल्ट। चलिए अब हम देखते हैं कोरोजन। कोरोजन हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। कोरोजन स्लोली कोटेड अ सरफेस ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट विथ ऑक्साइड्स और अदर सॉल्ट्स ऑफ द मेटल। यानी किसी भी मेटल के ऊपर ऑक्साइड की जो परत चढ़ी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन नोन एज रस्टिंग। तो जो कोरोजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रस्टी कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। और ये जनरली सामान्य रूप से जल और हवा की उपस्थिति में लगता है। द केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स बट it may be considered essentially as an electrochemical phenomenon। तो यहाँ पे हम देखें तो जो कोरोजन होता है, कोरोजन की केमिस्ट्री है वो एक प्रकार का संकुल बनाती है और वो संकुल कैसे बनता है? वो एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। एट ए पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड दैट स्पॉट behaves as anode and we can write the reaction। तो वो जनरली ये जो रस्टिंग होती है वो आयरन के ऊपर लगती है और आयरन का ऑक्साइड बनने के कारण होती है। पोटेंशियल देखें हम तो E इज इक्वल टू -0.44 वोल्ट होता है। एनोड की रिएक्शन देखें तो 2Fe सॉलिड गिव्स 2Fe + 2 + 4 इलेक्ट्रॉन। Electrons released at anodic spot move through the metal and go to another spot on the metal।
तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, कब होते हैं? वो एक मेटल से दूसरे मेटल की तरफ जाने पर। एंड रिड्यूस ऑक्सीजन, और क्या रिड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन। किसकी उपस्थिति में? हाइड्रोजन की उपस्थिति में। चलिए आगे देखते हैं। विच इज बिलीव्ड टू बी अवेलेबल फ्रॉम H2CO3 फॉर्म ड्यू टू डिसॉल्विंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इनटू वाटर। जब हम एयर वाटर में प्रवाहित करते हैं तो वो H2CO3 बनाती है। हाइड्रोजन आयन इन वाटर ऑल्सो में ऑल्सो बी अवेलेबल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अदर एसिडिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे दूसरे एसिडिक हाइड्रोजन के साथ में दूसरे ऑक्साइड भी डिसॉल्व होकर के एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। दिस स्पॉट बिहेव्स एज कैथोड विथ द रिएक्शन। तो कैथोड के ऊपर भी निम्न रिएक्शन होती है। O2 gas plus 4H aqueous plus 4 electron gives 2H2O. The overall reaction being 2Fe plus O2 plus 4H gives 2Fe plus 2 plus 2H2O, और इसका जो वोल्ट होता है वो 1.23 वोल्ट होता है। Corrosion slowly coated the surface of metallic object with oxides on the salt of the metal. तो कोई भी मेटल होती है उसकी सरफेस को हमें कोरोजन से बचाना चाहिए। वो बचाने का क्या तरीका होता है? उसको कोटिंग करके, उसके ऊपर रंग पेंट करके। कोरोजन ऑफ आयन कॉमनली नोन एज रस्टिंग, उसको हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, वो वाटर और एयर की उपस्थिति में होती है। तो चलिए ये हमारा कोरोजन हमको अच्छे से समझ में आ गया है, उस पर होने वाली रिएक्शन भी हम समझ चुके हैं। The ferrous ion are further oxidized by atmospheric oxygen to ferric oxide, which come out as rust in the form of the hydrated ferric oxide. तो hydrated ferric oxide यानी कि Fe2O3 XH2O वो मेटल के ऊपर लगने के कारण उस पर रस्टिंग होती है। चलिए, द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज of prime importance. It not only save money but also helps in preventing accidents such as a bridge collapse or failure of a key component due to corrosion. तो कोरोजन का बचाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो only save money, उससे हम पैसा बचाने के लिए इसके उपयोग में हम ले सकते हैं। और एक्सीडेंट सच एज ब्रिज कॉलेप्स और करने के लिए हम थोड़ा सा, और फेल्योर और की कंपोनेंट ड्यू टू कोरोजन, और ये उसी के कारण कोरोजन होता है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन इज टू प्रिवेंट द सरफेस ऑफ द मेटेलिक ऑब्जेक्ट टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ एटमोसफियर। जब कोई मेटल वातावरण के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर जंग लगता है, उससे हमें बचाना चाहिए। ये सबसे सरल विधि है। दिस कैन बी डन बाय कवरिंग द सरफेस विथ पेंट और बाय द केमिकल बाय सल्फोल। तो यहाँ पे सिंपल मेथड है प्रिवेंटिंग की, कलर करने की। इसके अलावा उसको कवर करना चाहिए, उसको पेंट करके या दूसरे तरीके से उसे कवर करना चाहिए। अनदर सिंपल मेथड इज़ टू कवर द सरफेस बाय अदर मेटल्स, उसके ऊपर हम दूसरी मेटल की परत चढ़ा के भी उसको हम बचा सकते हैं। दैट आर इनर्ट और रिएक्ट टू सेव द ऑब्जेक्ट, तो उसे हम अक्रिय बना लेते हैं उससे, और उसको हम बचा लेते हैं। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज टू प्रोवाइड अ सैरिफिशियल इलेक्ट्रोड ऑफ अनदर मेटल लाइक Mg जिंक विच corrodes itself but save the object, और इसको हम
दूसरी धातु की परत चढ़ा करके उसको हम जंग लगने से या कोरोजन से बचा सकते हैं। तो देखिए जिंक की इक्वेशन क्या है, वाटर ड्रॉप पड़ने से वो इस तरह से ऑक्सीडाइज हो जाती है और उसके ऊपर हम आयन की परत, तो जिंक Zn+2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी जो आयन की परत चढ़ाते हैं तो O2+4H+4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O होता है। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर भी। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।